बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। चलें मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं और मेरे एक दोस्त हमने सोचा कि आज कहीं बाहर चलते हैं। तो हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं थी सिवाय सिनेमा के। हमने कहा ओके, सिनेमा ही एक वाहिद एंटरटेनमेंट का रास्ता है। तो जब सिनेमा पहुँचे तो आजकल आपको पता है पाकिस्तानी फ़िल्में वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जा रही हैं, तो हमें टिकट नहीं मिल सका। अब हमारे पास तीन घंटे थे जो हमने स्पेयर किए हुए थे, और उन 3 घंटों में अब हमारे पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था कि क्या करें हम। हमें फिर मजबूरन एक दफ़ा फिर से वही एंटरटेनमेंट जो हम अक्सर जो हमारे पास एक रास्ता होता है, खाना खाया हमने और वापस आ गए। तो खैर, कराची जैसे बड़े शहर में एंटरटेनमेंट के मौक़े कदरे दूसरे शहरों से बेहतर है। यहाँ पे पिकनिक के लिए लोग अपने लिए वक्त निकालते हैं। सी व्यू पे हम देखते हैं कि हर छुट्टी वाले दिन काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लोग दूर दूर से जाते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो वहाँ पे वो 1-2 दिन के फेस्टिवल में लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी एंटरटेनमेंट मिल जाती है कि वो पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ खाने पीने की चीज़ें और उसके साथ साथ शॉपिंग वगैरह, और मतलब उन्हें काफ़ी एक वैरायटी मिल जाती है। तो फेस्टिवल्स जो हैं वो इस शहर का बहुत अहम हिस्सा है, और हर कुछ अरसे बाद हमें जब कोई फेस्टिवल देखने को मिलता है तो वैसे भी खुशी होती है, क्योंकि आवाम के लिए कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त जो है वो अभी आ रहा है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इसी तरह के एक फ़ेस्टिवल के बारे में ही बात करेंगे, और उस फेस्टिवल के बारे में बहुत बात भी हो रही है कि एक ह्यूज किस्म का एक इवेंट होने जा रहा है कराची के अवाम के लिए। इस हवाले से बात करेंगे, और ये हो भी उस जगह पर है जो कराची का बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ और मकबूल होता हुआ इलाका है, ये MDA स्कीम 45। तो यहाँ पे ये हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे आज अपने शो में कि प्रोग्राम के इस हिस्से में कि ये फेस्टिवल क्या है, और आवाम, कराची में रहने वाले आवाम जो हैं वो इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह महजूज़ हो सकते हैं। एक मेरे पास रिपोर्ट है, पहले चल के वो देखते हैं, फिर मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी, ये है हमारे ख्वाबों की ताबीर। जदीद कराची शहर की बुनियाद 63 टाउन स्कीम 45 MDA कराची 80, 120, 240 और 400 गज के इंतहाई सस्ते रिहायशी प्लॉट्स मेन नॉर्दर्न बाईपास M10 पर वाक़े गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के बिलमुकाबिल आबादी के दरमियान कराची का मुस्तकबिल। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। फौरी कब्जा, फौरी रिहाइश। ये दोस्तों, एरिया आपने देखा ये कौन सा एरिया है, और यहाँ कितनी तेज़ी से लोग जगह ख़रीदते जा रहे हैं। और कभी कभी तो लगता है कि कराची जो पहले ही पाकिस्तान का बड़ा शहर है और बहुत से ममालिक से भी बड़ा शहर है, अब ये और बड़ा होता जा रहा है। पता नहीं कितना कहाँ तक जाएगा ये, इस बारे में भी हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा मेरे जो पहले मेहमान हैं, जो कि सरपरस्ते आला हैं निगरान कमेटी 63 टाउन, जनाब नदीम शेख साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गुड, ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये चेयरमैन हैं वली ग्रुप के जनाब अरसलान रफ़ीक साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आपकी तबीयत क्या है? मेरी तबीयत बिल्कुल अभी कुछ बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नदीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले मैं ये बात बताएं कि फ़ेस्टिवल की जो एक अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताइए कुछ हमें कि वो कितना ज़रूरी होता है। फेस्टिवल लोगों के लिए तफरीह का एक ज़रिया है, मगर इस फेस्टिवल में हमने लोगों की आगाही के लिए, लोगों के शऊर के लिए प्रॉपर्टी एक्सपो रखी है, ताकि 63 टाउन की साइट प्रमोट हो सके, हाईलाइट हो सके
और लोगों को साइट पर विज़िट कर कर जो इस वक्त हालिया तेसर टाउन आबाद होने जा रहा है उसकी करंट पोजीशन वाजे हो सके। वैसे तो एक्सपो हम किसी भी जगह रख सकते थे, एक्सपो सेंटर में भी इसका इनेकाद हो सकता था, मगर साइट पर रखने का मकसद ये था कि अलॉटीज़ तकरीबन 2006 में जो बैलेडिंग हुई थी उसमें 17,000 अलॉटीज़ थे, और जब भी न्यूअल बैलेडिंग हुई है 2019 में उसमें तकरीबन कोई 22 से 23,000 अलॉटीज़ का इजाफा हुआ है। तो तकरीबन लगभग ये लाख के करीब मेंबर्स हैं आपके अपने? जी हाँ, ये अलॉटीज़ हैं। ओके। अब इन अलॉटीज़ की आग इसलिए कि थोड़ा सा कुछ लोगों का होता है कि विज़िट नहीं किया हुआ, देखा हुआ नहीं है, या टाइम नहीं मिल पाता। मगर जब आप किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, या जैसे हमने इसके अंदर हर तरह का कोशिश की है कि पब्लिक के लिए तमाम मौक़े इसमें हम प्रोवाइड करें, जिसमें 2 दिन का फायर वर्क रखा है हमने, और वो भी दुबई तर्ज का फायर वर्क रखा है ताकि अट्रैक्शन हो लोगों की, और लोग अलॉटीज़ जो है वो तेसर टाउन को आगे देखें कि माशाल्लाह तेसर टाउन में तरक्की हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर जो था 2006 में ही कंप्लीट था, और इसकी जो 30 फीट की गलियां हैं, 40 फीट की गलियां और 60 फीट की गलियां हैं, वो तकरीबन तैयार हैं, और 100 फीट, 150 फीट और 160 फीट के रोड कारपेट भी हैं। अब जब इस फेस्टिवल के थ्रू लोगों का विज़िट होगा तो इंशाल्लाह ताला लोग देखेंगे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आबाद होने जा रहा है। रहाइश के लिए बहुत सस्ती तरीन स्कीम है गवर्नमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस यहाँ का विज़िट करें। हमने लाइव कॉन्सर्ट रखा है लोगों के लिए। अच्छा, ये सर वो फेस्टिवल के बारे में यकीनन बात करते हैं हम लोग, मगर अभी आप बात बता ही रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। 2 चीज़ें मुझे पूछनी है। एक तो क्या ये सिर्फ अलॉटीज़ के लिए है या आम लोग भी? नहीं, आम लोग भी इसमें आ सकते हैं। आम लोग आ सकते हैं, पूरा कराची आ सकता है। कराची का तमाम रिहायशी जो है वो विज़िट कर सकता है। ये पूरी कराची के लिए एक बहुत टाइम बाद लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है। आपको पता है कराची में अब लाइव कॉन्सर्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों एक तफरी भी मुहैया की जाए। लोगों की जो टेंशन, कारोबारी टेंशन, फैमिली टेंशन और दूसरी टेंशन हैं, तो कम से कम इस बहाने जो है वो लोगों को एक तफरी मुहैया होगी। किनका कॉन्सर्ट हो रहा है ये बताएं? क्या सरप्राइज रखा हुआ है ये? सर ये सरप्राइज है। ठीक है। मगर ये है कि लाइव फायर वर्क जो है वो इंशाल्लाह ताला पब्लिक बहुत एंजॉय करने वाली है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फायर वर्क कर रहे हैं। यानी कि रात तक आप लोगों को वहाँ पे रखने का बंदोबस्त एंटरटेन करना है। जी हाँ बिल्कुल। गुड। अच्छा असलान साहब, आप ये बताइएगा कि ये सरकारी सारा प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल। तो इस बारे में, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट जो है वो एक वैसे ही हमारे जहन में एक आता है कि ओके या तो ये डिले हो जाएगा, देर हो जाएगी, या अपने वादे के मुताबिक काम नहीं हो रहा हो, क्योंकि कुछ इस किस्म की एक वो बना हुआ है लोगों के जी बिल्कुल इसी तरह से लोगों का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि जी सरकारी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, जबकि एमडीए ने बहुत अच्छी तरीक़ाती काम वहाँ पे किए, सारी चीज़ें की। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, रीज़न ये है कि लोगों को पता चले कि जो हमने ये ऑर्गेनाइज हुआ है ये बेसिकली इसलिए कि लोग आएँ देखें कि वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। पोजेशंस दे चुके हैं 150 घर, जी 150 घर को ये पोजेशंस दे चुके हैं। लोगों की रिहाई शुरू हो चुकी है। 20 से 22 घर जो है बन चुके हैं। 20 से 22 मूव वो भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसी तरह बेसिक रीज़न इसकी यही है इस एक्सपो की, कि लोग वहाँ पर आएँ, देखें चीज़ को कि वो जो बाउंड्री वॉल के अंदर है, सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छी है। इवन आपके वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो चौकियाँ हैं एमडीए ने वो चौकियाँ भी बना के रख दी हैं, सारी चीज़ें कर दी हैं। पानी वहाँ पर आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आ चुकी है, हर चीज़ मौजूद है। अब लोग आना शुरू हों तो इंशाल्लाह वन ताला उसकी और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, तो ये एरिया कितना है? मतलब वैसे जो सोसाइटीज़ होती हैं उनका अपना एक छोटा सा एरिया होता है, जिस तरह शहर में हम देखते हैं कोई छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनी हुई, यहाँ पे तो एरिया ही नहीं है। वो नॉर्दर्न बाईपास जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस एरिया में ये है, वहाँ पे तो ह्यूज लैंड अभी मौजूद है। वो एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, जहाँ बहरिया टाउन भी है। नहीं, बहरिया टाउन से तो दूसरा एरिया बन जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कराची शहर के बीचों बीच है। हाँ, तो ये कितना एरिया कितना है इस पूरी लैंड का, इस स्कीम का? तेसर टाउन की स्कीम बेसिकली जो है वो एमडीए की स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें एरिया अप्रॉक्स अगर आप लेने जाते हैं तो 200-300 एकड़ के करीब में जाके इसकी वो बनती है। और
एक 5400 कुछ एकड़ के ऊपर जो है वो फेज़ 1 फेज़ 2 जो है बैलेट किया है, और इसमें न्यू बैलेटिंग मिला के 1000 प्लॉट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप भी माशाल्लाह अगर आपने अखबारात पढ़े हों या दोस्त अहबाबों ने कभी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर बुक करवाया हो, तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस ये होता है कि 25 साल हो गए, जगह का नहीं पता, सोसाइटी ऑफिस बन करके जा चुकी है, अगर सोसाइटी मौजूद भी है, उनका ऑफिस भी मौजूद है, डेवलपिंग का काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया, नक्शे में सब कुछ होता है, नक्शे में सब होता है। मगर प्राइवेट सोसाइटीज़ का क्या होता है कि वो पोजीशन ही नहीं देते 35-35 साल। कई सोसाइटीज़ हैं कराची के अंदर जिन्होंने अभी तक पोजीशन ही नहीं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह एमडीए ने बैलेटिंग के वक्त तकरीबन तमाम काम कंप्लीट करके रखा हुआ था अलॉटीज़ के लिए। मगर ये अलॉटीज़ अगर आते और पोजीशन लेते, अब अल्हम्दुलिल्लाह एमडीए। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर ज़रा आप इस बारे में बताइएगा इंशाल्लाह। दोस्तों। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन और ह्यूज इवेंट, एक फेस्टिवल कराची के अवाम के लिए, और उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने मेहमानों से। कराची का एक बहुत ही तेज़ी से मकबूल होता हुआ और तरक्की करता हुआ इलाका, उस एक स्कीम तेसर टाउन, उसके बारे में जान रहे हैं हम लोग। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं अरसलान रफ़ीक साहब, जिनसे वक्फे से पहले बात हो रही थी, नदीम शेख साहब हमारे साथ हैं, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जनाब हसनैन अयूब सिद्दीकी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है सर। अच्छा नदीम साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आप बता रहे थे कि डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन अपना बड़ी मुकम्मल हो चुकी है और लोगों को कब्ज़ा भी दिया जा रहा है, लोग वहाँ फैमिलीज़ मूव भी हो रही हैं वहाँ पे, तो इस बारे में ज़रा बताइए कि ये अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई इलाका जब डेवलप हो रहा होता है तो उसका कुछ एरिया जो है वो शुरू में ऐसे मॉडल हाउस बना के या कुछ जगहों पे वहाँ पे पोजेशन दे देते हैं, और बाकी जगह जो है वो सिर्फ नक्शों पे ही होती है। तो यहाँ पे सूरत हाल किस हद तक मुख्तलिफ है, ज़रा ये बताइए। यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर इसलिए है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। यहाँ मॉडल्स विला या कोई मॉडल्स नहीं बनाया जाता। यहाँ अलॉटीज़ आके खुद कब्ज़ा लेके जो है वो मकान बनाना शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलॉटीज़ ने कब्ज़ा लेके मकान बनाना शुरू कर दिए। वैसे तो जो इस वक्त देखी जाए तो 150 के करीब एमडी ने कब्जे दिए हैं, मगर जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हुई है वो तकरीबन कोई 20 से 22 वहाँ पर मकानात अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो गए, बन चुके हैं। सही। तो अब ये आबादी की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसको आप आबाद होता हुआ देखेंगे। और इस वक्त मैं लोगों को एडवाइस भी यही दूंगा कि बहुत कम कीमत रिहायशी मंजूर है। अच्छा, बहुत कम कीमत। ये भी हम बिल्कुल इस बारे में पूछते हैं। हमारे साथ हसनैन अयूब साहब हैं। तो हसनैन साहब, आप ये बताइए कि कराची ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और एक अंदाजे के मुताबिक, अवाम के अंदाजे के मुताबिक 2.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, और सरकार के अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख के करीब लोग रहते हैं। तो ये चले, ये 19 से 120 का फ़र्क जो है इसको हम एक साइड पे रखते हैं। ये क्या कराची फैल रहा है ऐसे, और ये कई किलोमीटर दूर तक जो है वो इसी तरह की बड़ी आलिशान सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो ज़रा इस एरिया के बारे में बताइएगा कि जहाँ पे ये तेसर टाउन जो है बन रहा है। देखिए, तेसर टाउन जहाँ आबाद किया, इसी चीज़ को देखते हुए, जिस तरह आबादी फैल रही थी कराची की, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उस वक्त के जो गवर्नर थे शरतुल लिबास साहब और हमारे डायरेक्टर जनरल अमीनज़ादा कोहाटी साहब, उन्होंने छोटी स्कीम छोटे दरमियाने तबके के लोगों के लिए कि वो अपने आबाद घर का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकें, उस लिहाज से ये तेसर टाउन स्कीम लॉन्च की। उस वक्त ये तेसर टाउन स्कीम इन लोगों को 1000 रुपये पर स्क्वायर गज के हिसाब से दी गई विद डेवलपिंग चार्जेस के साथ। वो दी गई तो 1,20,000 में
आज से 10 साल पहले 1,20,000 में उनको वो प्लॉट दिया। उसी विजन को कंटिन्यू रखते हुए आपके गवर्नर साहब और हमारे वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने भी इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की। उस सिलसिले में सईद गनी साहब को प्रॉपर एमडीए के ऊपर भेजा, उन्होंने यहाँ ब्रीफिंग ली और हमें ब्रीफिंग दी। उसके बाद हमने अपने एक थर्ड फेस लॉन्च किया। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1,20,000 रुपये की कीमत रखी। जहाँ तक इसके अतराफ़ का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि आगे चल के फ़ज़ाइया आ रहा है, उसके बिल्कुल करीबी नादरन बाईपास उसके जस्ट बीच में से गुजर रहा है, तैसा टाउन के बिल्कुल बीच में से गुजरता हुआ जा रहा है। और आपको पता है कि बहरिया जो है वो माशाल्लाह उससे 30 किलोमीटर पीछे से वो आगे है, लेकिन पीछे से उसके रास्ते हमारे ही, हम उसको रोड दे रहे हैं, उसकी अप्रोच दे रहे हैं 300 फीट रोड की। 300 फीट रोड पीछे से भी अप्रोच जा रही है उसकी, जो मुस्तकबिल करीब में बनेंगी। तो इसका मुस्तकबिल जो है वो क्या बताते हैं इस एरिया का, वो नॉर्दर्न बाईपास, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त और प्लानिंग के साथ जो है सोसाइटीज़ बन रही हैं, और इवन ये गवर्नमेंट की सोसाइटी भी आपने बताया कि ये वहाँ बन रही है। तो इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आज से 10-15 साल बाद कराची की शक्ल जब आप देखेंगे तो वो क्या होगा ये एरिया? मैं देखें जिस तरह अभी इस पे वर्क्स चल रहा है कि हम इनको यूटिलिटीज़ जो हैं वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करें, मेरे हिसाब से 5 साल के अंदर वहाँ पर आपको ठीक ठाक आबादी नज़र आएगी तैसा टाउन के अंदर। और जहाँ कब्ज़े का भी बताया आपको कि हमने तकरीबन 150 के करीब, मैं वहाँ ख़ुद एक्सियन हूँ वहाँ का, मेरे हाथ से वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन दिया जाता है, वहाँ पर पोजीशन मैं दे चुका हूँ। कोई 17-18 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 3-4 बन चुके हैं। और उनके लिए हम एक फैसिलिटीज़ और ला रहे हैं एमडीए की तरफ से, जो वहाँ पर आएंगे घर बनाना चाहेंगे, अभी पानी बिजली गैस वहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए पाइप पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है और एमडीए में हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं जनाब सोहेल साहब, वो इस सिलसिले में बड़े सिंसियर तौर पे काम कर रहे हैं ताकि ये आबादकारी की तरफ जाए। लोगों को जब घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आएंगे तो उनको वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट पानी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना घर कंस्ट्रक्शन कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा अरसलान साहब, फेस्टिवल जो है वो सबसे जो इस वक्त अट्रैक्शन है वो फेस्टिवल है। सबसे पहले तो ये बताएं कि डेट्स क्या हैं इसकी, कब जो है फेस्टिवल हो रहा है, और इसमें तरीकाकार क्या है लोगों के ज्वाइन करने का, और जो अट्रैक्शन है उसकी फेस्टिवल की तरह, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। बेसिकली ये एक्सपो जो हो रहा है, फेस्टिवल एक्सपो जो है, ये 24 और 25 को है, इसी कमिंग 24 और 25 है, सैटरडे और संडे आ रहा है। ऑलमोस्ट हॉलीडे का डे होता है, तो फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए आना इजी है। और जहाँ तक रही कि वहाँ पे अप्रोच कैसे कर सकते हैं, तो अप्रोच के लिए रोड्स बहुत इजी हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। मेन नॉर्दर्न बाईपास इट इज़ वन ऑफ द ह्यूज काइंड कि आप हबीब रेस्टोरेंट से आते हैं और बिल्कुल करीब में आपके उसमें आ जाता है। इवन टिकट्स वगैरह का तो नहीं सर, इसमें कोई ना पासेस है ना टिकट, इट इज़ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। जी फ्री एंट्री है। इवन आपको ये भी बताता चलूँ कि जो फैमिलीज़ के लिए, जो बच्चों के लिए वहाँ पे जो हमने जो प्ले एरिया किया है, वो प्ले एरिया भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। That's great. और उसके अलावा जो वहाँ पे जो दूसरे स्टॉल्स हैं वो बहुत मिनिमाइज कॉस्ट के अंदर जाके उनकी वहाँ पे सेल्स है, क्योंकि हमने खुद उसको कहा कि नहीं, लोग, हम खुद चाहते हैं कि लोग वहाँ पर आएँ, चीज़ें हों इस तरह से इसको। और बाकी जैसे आपने अप्रोच की बात की, अप्रोच में इवन वी आर ट्राइंग कि हम इसको पूरे कराची के अंदर जो है वो इसकी कोई बस का सिस्टम या कोई ऐसा कन्वेंस का सिस्टम भी करें कि उसमें हम पिक एंड ड्रॉप भी जो है ना वो अवेलेबल कर सकें। और इंशाल्लाह वन ताला अनकरीब आज शाम या कल तक हम ये डिसाइड, तो पूरे कराची में हम लोग पिक एंड ड्रॉप का भी सिलसिला स्टार्ट रखेंगे कि जो यहाँ तक आ रहा है उसकी एक्स्ट्रा बसेस चल रही होंगी जो पिक एंड ड्रॉप फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे जाएंगे वो बिल्कुल खुश वापस लौटेंगे, उम्मीद तो बच्चे भी हैं खुश वापस लौटेंगे। सही। डेट क्या बताइए आपने इसकी? इट इज़ 24th and 25th 24th and 25th अगस्त। बिल्कुल। ओके, आइंदा कुछ दिनों बाद। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट सैटरडे और संडे जो आ रहा है। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। अच्छा नदीम साहब, जो सरकारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका, कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट है, उनका एक बहुत बड़ा मसला जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होता है वो ये होता है कि सरकार चेंज, सारे प्लान चेंज। तो अब वो इसका तो किसी स्पेसिफिक किसी
सरकार के साथ कोई गहरा ताल्लुक तो नहीं है इस प्रोजेक्ट का, या अगर उनकी तब्दीली से कोई यहाँ पे आइंदा मुस्तकबिल में कोई वाज़ेह और बड़ी तब्दीली तो नहीं रूनुमा होने वाली? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखें तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लॉन्च कराया था। ओके। जैसा हसनैन अयूब सदीकी साहब ने बताया कि हमारे साबका गवर्नर इशरत इबाद साहब इसमें पेश थे। तो आप ये देखें कि वो गवर्नमेंट जा चुकी है, अभी दूसरी गवर्नमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पोजीशन दे रही है, कब्ज़ा दे रही है, मकान बनना शुरू हो गए। तो इससे ये ताल्लुक़ नहीं है, अगर कोई थर्ड गवर्नमेंट भी आती है तो इंशाल्लाह ये मनसूबा इसी तरह चलता रहेगा और बहुत जल्दी जो है वो आबाद होगा। इसलिए कि कराची में दरमियाना तबका बहुत है जो किराए के मकान से बहुत परेशान है और इस महंगाई के दौर में लोगों को अल्टरनेट चाहिए कि कोई ऐसा अल्टरनेट हो जो कम कीमत रहायशी मनसूबा हो। तो मैं लोगों की आगाही के लिए ये भी कहूँगा कि इसका विज़िट करें, यहाँ के रेट्स वैल्यू करें। बहुत चीप रेट है, बहुत कम रेट है। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग घर बनाने के लिए परेशान हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और सस्ता रिहायशी मनसूबा है। अच्छा, वैसे क्या रेट्स हैं क्या इसके? तो सर बहुत ये तकरीबन समझ लें जहाँ मकान बन रहे हैं वहाँ इस वक्त जो है वो आपको इजीली 8 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है 80 गज़ का, और 120 गज़ का तकरीबन कोई 13 से 14 लाख रुपए मिल जाता है। 80 गज़ अगर हम जो कराची से बाहर जो लोग देख रहे हैं उनके हिसाब से बताया जाए तो तकरीबन कोई 4 मरले का प्लॉट होता है तकरीबन। हाँ, अच्छा। तो ये कितने का है? 1 लाख? सर नहीं, ये जहाँ मकानात बन रहे हैं हाँ, वहाँ तकरीबन 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए का। और अगर आप मकानात से अगला सेक्टर लेते हैं जहाँ अभी मकान बनने शुरू नहीं होंगे मगर आप कब्जा ले सकते हैं, वहाँ पर मकान बना सकते हैं, वहाँ तकरीबन आपको इस वक्त 6.5 लाख रुपए में मिल जाता है इजीली। सर 6.5 लाख रुपए पे एथेंटिक प्लॉट गवर्नमेंट का। हाँ, अगर आप एतराफ़ में निगाह मारें जो प्राइवेट सोसाइटीज़ बन रही हैं 30 लाख रुपए का 120 गज़ का प्लॉट। जी हाँ, मुझे अंदाज़ा है। कुछ दिन पहले मुझे भी एक दोस्त ने कहा है कि ये फलानी सोसाइटी भी चेक करें ज़रा, बड़ा ज़बरदस्त इलाका है। तो तकरीबन कोई 24 लाख रुपया ही उसका रेट उसने मुझे कोट किया। तो आप खुद विजिट कर आ चुके हैं। 24 लाख रुपए 120 गज़, और कुछ नहीं पता कि वो आपको कब्जा 25 साल में दें या 30 साल में दें या ना दें। अच्छा, कराची की हिस्ट्री सर, कराची की हिस्ट्री देखें। अभी पिछले दिनों में अखबारात भरे हुए थे प्राइवेट सोसाइटीज़ की कंप्लेन से और प्राइवेट सोसाइटी के कब्ज़ों से कि उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किए। माशाल्लाह यहाँ तमाम तरक्याती काम सर कंप्लीट हैं। यहाँ मैं जैसे मैंने अभी पहले अर्ज़ किया कि गलियाँ बन चुकी हैं और रोड कारपेट्स हैं और पानी जो आपका सेक्टर 79 है। अच्छा, इसको पानी भी बड़ी प्लानिंग से प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने ना, 2 जगह से इसको पानी प्रोवाइड किया हुआ है। एक जो गार्डन सिटी की जगह से पानी आ रहा है वो वहाँ से 79 सेक्टर की तरफ पानी आ रहा है। और अगर आप देखेंगे जो अगवान बस्ती के साथ ऊपर थोड़ा सा हाइट है वहाँ से सीधा 81 सेक्टर की तरफ जो है 81 सेक्टर्स में। इस पे अगर आप कहें तो मैं कुछ इस पे सर मैं बिल्कुल आप जानना चाहूँगा पानी के हवाले से। कराची में पानी एक बहुत बड़ा मसला है और ये क्योंकि जो आवाम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 160 लाख मतलब 1 करोड़ 60 लाख जो लोग हैं उनका पानी पूरा नहीं हो रहा। तो ये नई सोसाइटीज़ जो हैं इनको कैसे क्या किस प्लानिंग के साथ जो है वो बनाया जा रहा है, पानी किस तरह इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, इस बारे में पता करना है। एक वक्फा है छोटा सा, वक्फे से वापस आते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं आइंदा कुछ दिनों में होने वाले एक बेहतरीन फेस्टिवल के बारे में और बहुत ही तेज़ी से तरक्की करते हुए और मकबूल होते हुए इलाके कराची के एक इलाके के बारे में। हमारे साथ मेहमानों में आज अरसलान रफ़ीक साहब, नदीम शेख साहब और हसनैन अयूब सदीकी साहब मौजूद हैं। हसनैन अयूब सदीकी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो हम इनसे बात करते हैं इस हवाले से। सर पानी के बारे में हम वक्फे से पहले कह रहे थे कि जब आएंगे तो बात करेंगे। पानी कराची का बहुत बड़ा मसला है। वो एक तो पानी ना पीने के लिए ना वैसे इस्तेमाल के लिए, और अगर पानी आ जाए सड़कों पे तो वो जाता नहीं है। तो यहाँ पे जो क्या प्लानिंग है ज़रा उस बारे में बताएं। देखिए, पानी के सिलसिले में जो हमने वाटर बोर्ड से बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके लिहाज से एक ठेकेदार को काम दिया, उसका 50% काम हमारा वाटर बोर्ड के थ्रू
कंप्लीट है। ठीक है। सिर्फ उसको हमने कनेक्ट करना है। कनेक्ट उसी सूरत में किया जाएगा जब लोग वहाँ मूव करेंगे। अब मैं अपने तौर पे भी कोशिश करता हूँ कि लोग आए, पोजीशन लें, ठीक है। पोजीशन लें और अपने कंस्ट्रक्शन, उस मकानों की कंस्ट्रक्शन करें। जब लोगों का हजूम उस आबादी की तरफ बढ़ेगा तो पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी और दूसरी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो एमडी भी मुतहरिक हो जाएगी। और सिंध, हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है जिस पर बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे वज़ीर आला भी और हमारे बल्दियात के वज़ीर भी, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें मिलेंगी। जहाँ तक पानी का सवाल है तो K4 आपको पता है वो हमारे तैसा टाउन की बैक साइड से गुज़र रहा है। वो अनकरीब जैसे ही कंप्लीट होगा वहाँ से भी हमारी अप्रूवल हुई है, तैसा टाउन को K4 से भी पानी मिलेगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा असलान साहब, ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस दौर में, मतलब आज के दिन के हिसाब से आप देखें कि जहाँ लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने से डरे हुए हैं कि प्रॉपर्टी के हालात जो हैं कुछ ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स करना ठीक नहीं है, कोई चीज़ ख़रीदेंगे उसकी प्राइस और कम हो जाएगी, या फिर अभी इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि यहाँ मूव करने के लिए जो लोग लें सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट दिया जा सकता है? कराची से बाहर के लोग जो देख रहे हैं हमें, क्या वो भी इसमें हाथ डाल सकते हैं? छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, मुस्तकबिल में कोई इसका फ़ायदा हो सकता है? ज़रा इस बारे में तफसील से बताइए। जी माशाल्लाह से ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि इन्वेस्टमेंट का कोई माइनस जा रहा है या प्लस जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जगह बहुत अच्छी है। इवन आप अगर रिहाइश के हवाले से आते हैं तो भी जगह बहुत अच्छी है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे वर्क करता है ना, तो गवर्नमेंट उसको बहुत कीनली उसको ऑब्ज़र्व करती है चीज़ों को कि हमें किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, क्या फ्यूचर होना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरफ लोग आएँ तो उस तरफ स्कीम की, अदरवाइज़ वो इस तरफ आता नहीं। आबादी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इस पर अगर इतने चीप रेट आपको मिल रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर और रिहाइश जिनके जो किराए के मकानात पे ले रहे हैं, जैसे कि नदीम शेख साहब ने बताया कि ऑलमोस्ट आपको प्राइस मिल जाती है 6-7 लाख के विद इन आपको प्राइस मिल जाती है। तो आप अगर कराची के ओवरऑल रेंट पे बात कर लें, रेंट पे जो लोग घर ले रहे हैं, जो रेंट का ही अगर थोड़ी सी सेविंग करना चाहें तो यहाँ पे वो इजीली अपना घर ले सकते हैं, अपनी जगह ले के रख सकते हैं। आगे उनको, बच्चों को, सबको, जो भी उनकी औलाद है उन सबको बेनिफिट, इवन उनके हयाती में भी उनको बेनिफिट्स है। हाँ, मतलब इतना तो 1 साल का किराया ही दे देते हैं यहाँ पे कराची के लोग जो हैं। बिल्कुल। और अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग जो हैं उनकी ख्वाहिश रहाइश के मुतालिक ये है कि वो घर में शिफ्ट हो जाएं किसी तरह, बिल्कुल ऐसे ना उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े और कम से कम अपनी छत और अपना लॉन तो हो, अपनी पार्किंग तो हो। आप इसको ये कह लीजिएगा अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए अपनी ज़मीन तो हो। हाँ, अपार्टमेंट्स की अपनी ज़मीन उनके तो पास ही नहीं। छत होती है। जी जी, नहीं छत भी उसकी होती है जिसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है। सही बात। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो अगर आप जाएं बिल्कुल एंड में सरजानी टाउन ले लें, हाँ, या आप जो है वो नॉर्थ कराची ले लें, जी 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 जी, या बफर जोन ले लें, तो कम से कम 15,000 रुपये किराया, कहीं कहीं 20,000 रुपये भी किराया है। अगर आप साल का किराया काउंट करते हैं तो तकरीबन 2,40,000 रुपये किराया बन जाता है आपका। 2,40,000 रुपये एक साल में। अगर आप यहाँ पर रहाइश पजीर होते हैं, रहाइश करते हैं, फौरी कब्ज़ा लेते हैं, तो आप ये समझ लें 3 साल में अपने घर के मालिक बन गए। यहाँ 25 साल भी किराया देते रहेंगे तो आप घर के मालिक कभी नहीं बन सकते। तो मैं लोगों को एडवाइस दूंगा कि घबराएं नहीं। जाहिर सी बात है, जहाँ नई आबादी हो रही होती है तो वो 1 बाई 1 ही होती है। आबाद होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज जो है वो आपने कब्ज़ा लिया और पूरा एरिया फौरी तौर पे आबाद हो गया और वहाँ तमाम यूटिलिटीज़ भी फौरी तौर पे आ गई। वहाँ पानी भी टाइम से आएगा। जब लोग घर बन जाएंगे तो गवर्नमेंट वहाँ पानी प्रोवाइड करेगी। अभी जब वहाँ रिहाइश नहीं है तो पानी का तसव्वुर नहीं कर सकता। तो अलॉटीज़ को मैं ज़्यादा ज़ोर दूँगा कि वो यहाँ कब्ज़ा लें, मकान बनाएं। और जिस तरह हसनैन अय्यूब सदीकी साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह K4 साथ जा रहा है और पानी बहुत जल्दी मिलेगा। बिजली देखें जहाँ पे भी होता है, अब तो ये हो गया कि बिजली जो है वो कुंडे का बिल लग जाता है, मतलब बिलिंग पे कुंडा आ जाता है। तो और नई आबादी जहाँ पे भी हो रही होती है वहाँ बिलिंग कुंडा ही आता है। तो यहाँ इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्दी बिजली, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल करम से प्रोवाइड होगी, बिजली आएगी। बस अलॉटीज़ हिम्मत पकड़ें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आबाद हो जाएगा। ठीक है। जो वो तो अभी इस दफ़ा जो मेंबर्स वगैरह जो आपके पास आएंगे, आप उन्हें ये ऑफ़र करने वाले हैं कि आप लोग
यहाँ पे जल्द से जल्द मूव होने का प्लान करें। हम रेडी हैं आप लोगों के लिए, यानी कि सोसाइटी जो है आप लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार है। उसी के हवाले से इवेंट भी हो रहा है। तो इस इवेंट में आपने ये हमें बताया था कि यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है, फायरवर्क्स है, और अच्छा फुल स्पीड है। रात के टाइम सिक्योरिटी वगैरह का क्या सारा इशू है? सिक्योरिटी के लिहाज से तो एमडीए ने अभी अलॉटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 चौकियाँ बनाई हैं। ठीक है। और अभी हम यहाँ फिलवक्त फेस्टिवल के हवाले से प्राइवेट गार्ड्स जो है हमने हायर किए हैं। पुलिस सिक्योरिटी होगी, रेंजर सिक्योरिटी होगी, और हमारे अपने वॉलंटियर्स भी होंगे। पार्किंग वगैरह के जो पार्किंग का बहुत बड़ा एरिया है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है। सारा प्री प्लान जो है हमारा होमवर्क है, तो इंशाल्लाह ताला मूविंग में किसी को भी परेशानी नहीं होगी, इजीली मूव होंगे लोग। और बड़ा प्री प्लान है पार्किंग के हवाले से, सिटिंग के हवाले से, और तमाम चीज़ हमने ऑर्गेनाइज़ की हुई है। ठीक है। तो इंशाल्लाह लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है। तो अरसलान साहब ये बताइए कि जैसे फ़र्ज़ करें गुलशन इकबाल का एरिया है, जौहर, गुलिस्तान जौहर का इलाका कराची का, तो यहाँ से कितनी मतलब देर का सफ़र है, कितना वक्त लगता है वहाँ पहुँचने? इट इज़ ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। और आप अगर इसको किलोमीटर वाइज ले लें तो किलोमीटर वाइज आप इसका ऑलमोस्ट आपका बन जाता है 13 to 14 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। तो इतना बड़ा डिस्टेंस हमारे, अगर आप 13-14 किलोमीटर पे जाते हैं तो गुलशन से आप डिफेंस अगर जाने के लिए डीएचए की तरफ मूव करना चाहते हैं, इट इज़ ऑल्सो सेम कि आपका 13 to 15 किलोमीटर वो आपका हो जाता है। यानी कि आप इधर इस तरफ आने की बजाय आप कह रहे हैं इस वीकेंड पे आप उस तरफ आए। देखिए ना, बार बार समंदर देख के भी वो हो जाता है ना। अब जो एमडीए ने, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा समंदर बनाया, आप उसको भी देखें। सही होगा, सही होगा। सर आप तो सरकारी आदमी हैं, आपकी राय क्या है ये इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आजकल के दिनों में? क्या प्रॉपर्टी वाकई लॉस में जा रही है या ख़रीदार कम हुए हैं? प्रॉपर्टी, मैं तो 63 टाउन के हवाले से बात करूंगा, पूरी कराची के हवाले से तो बात नहीं करूंगा। 63 टाउन के अंदर तो जैसे मैंने आपको शुरू में बतलाया कि हमने ये अपने लाटीज़ को, जो हमारे मोहतरम जिन्होंने हम पे एतमाद किया और हमारी स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट किया, उनको हमने 1,20,000 में ये प्लॉट दिया, 120 गज का। और अब बकौल जैसे शेख साहब ने बोला और उन्होंने बोला 14 लाख 15 लाख पे पहुंच गई है प्रॉपर्टी वहाँ की। लेकिन हमने उस चीज़ को देखते हुए अभी भी जो कुरानंदाजी की आम पब्लिक को 1,20,000 ही में दिया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर 1,20,000 ही में हमारी जो तीसरी कुरानंदाजी हुई है। हमने क्यों कि एक विज़न है कि जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो अपने घर की तरफ आएँ, अपनी ज़मीन की तरफ आएँ। इसको देखते हुए सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा विज़न है, हमारे सोहेल साहब का बहुत बड़ा विज़न है कि इस चीज़ को आबादकारी की तरफ लेके जाएं, तभी इतने कम रेट के ऊपर, जबकि मार्केट वहाँ पर जो आम आप देखें जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो 24 लाख 25 लाख 30 लाख का प्लॉट दे रही हैं, वो भी 2 साल की या 2.5 साल की किस्त के ऊपर। या 5-5 साल के अंदर 1,20,000 रुपये ले रहे हैं, 5 साल में। उस हिसाब से तो बड़ी एक अमेजिंग प्राइस है ये, और काफ़ी बेहतर भी है मूव होने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आपको पैसे उसी इलाके में इतने बच रहे हो, रेट कुछ हो और आपको सरकारी एक चीज़ मिल रही हो मुनासिब पैसों में। अच्छा अरसलान साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है और इसके बाद दूसरे मौजूद पे बात करनी है, तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी या ख़रीदारी करनी है, ख़रीदना है कुछ, तो वो कहाँ रब्ता करे, कैसे वो कॉन्टैक्ट? 63 टाउन में है, 63 टाउन में पूरे स्टेट स्ट्रीट बनी हुई है। ठीक है। तो स्ट्रीट पर रब्ता करें, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी लोकेशन अच्छी मिल जाएंगी। तो जो कराची से बाहर के लोग जो हमें देख रहे हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस बारे में? तेसर निगरान कमेटी के ऑफिस बने हुए, स्टेट एजेंट के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तेसर निगरान कमेटी अलॉटीज़ के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, रहनुमाई के लिए हम वक्त जो है वो हाजिर होती है। सही है। वैल्यू मालूम करनी है, कब्ज़ा लेना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सारी डिटेल आपको तेसर निगरान कमेटी के मेंबरान से, मुझसे, मैं खुद वहाँ होता हूँ, मिल सकती है आपको। थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए, हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिली इस इलाके के हवाले से और फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि आप एक ह्यूज इवेंट करने जा रहे हैं। आपके लिए नेक तमन्नाएं, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से हम जब वापस आएंगे तो आज वो इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी इलाज के हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपसे मुलाकात होगी छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसा कि आप जानते हैं कि जुमेरात के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। दोस्तों को बताता चलूं कि आज प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं अपने किसी भी मामलात के मुतल्लिक कि रूहानी तौर पे क्या रहनुमाई मिल रही है। इस्तिखारे के ज़रिए ये आपको गाइड करेंगे और उसके साथ साथ रूहानी इलाज क्या हो सकता है, क्योंकि हम अपने जो ज़ाहरी जो अमराज होते हैं, जिस्मानी अमराज होते हैं, उनके लिए तो हम फ़ौरन किसी अच्छे तबीब के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो रूहानी तबीब होते हैं, ये एक रूहानी इलाज, उसका क्या बताएंगे हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब। इस बारे में आज आपको गाइडलाइन दी जाएगी। और आपको बताते चलूँ कि ये जो नंबर आप नीचे देख रहे हैं, इस पर रब्ता करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अभी वक्फे से पहले हमने बताया था कि हमारे साथ हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब मौजूद होंगे, तो आप कोई सवाल कर सकेंगे। तो एक इंडिया से हमें मैसेज आया है हमारे फेसबुक पेज पे, मोहम्मद शाहिद साहब का। उन्होंने ये कहा कि उनको कारोबार में काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है और नुकसान भी है। तो डेफ़िनेटली जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। इनका नाम है मोहम्मद शाहिद, ठीक है। आप भी देख सकते हैं और ये रिकमेंड भी कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं। जो दूसरे लोग जो देखना चाहें वो उसके लिए www.abtak.tv/live ये हमारा पता है जनाब वेबसाइट का। अच्छा सर, ईद के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, बताएं ईद कैसी रही? क्या माशाल्लाह कुर्बानी कैसी रही? कराची में तो लोगों को थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है वो अपना पानी की वजह से, और वो कुर्बानी की अदा करने के लिए मुनासिब जगह भी नहीं मिल पाई बहुत सारे लोगों को। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम से ये अजीम दिन जो है गुज़रे। जहाँ तक कुर्बानी का जो इन दिनों में बारिश की वजह से मसाइल थे, हाँ। वो अपनी जगह थे, लेकिन बहरहाल ये कि कुर्बानी में कोई कमी नहीं आई। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ने कराची से लेकर खैबर तक चारों सूबों में कुर्बानी की, और बहुत बड़ी कुर्बानी की। सबसे बड़ा सदमा इस वक्त ये हुआ है कि जो बेचारे पाकिस्तान भर से दो बरस तक अपने जानवरों को पाल कर लाते हैं कुर्बानी के लिए, उनको भारी नुकसान पहुंचा। यानी वो जानवर जो मतलब यानी कि 1.5 लाख रुपए का था, वो 50,000 मिल रहा था। अल्लाह। और यकीन माने मुझे भी मिला के दिया लोगों ने, तो वो दिल गमगीन हो गया कि यार बेचारों ने कितनी मोहब्बत से उसको पाला होगा। अच्छा जब ये बारिश का माहौल नहीं था तो उस वक्त ये जानवर 1.5 लाख रुपए में मांगा जा रहा था। हाँ। बेचारों को खैर देखो, इंसान है ना, हर इंसान आप हो या मैं हूँ, अच्छी तो तमन्ना रखता ही है ना। हाँ। तो हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये सदमा बड़ा पहुंचा है कि इस मरतबा जानवरों के दाम बहुत गिर गए, इतने गिर गए कि मैं बिल्कुल, मेरा कलेजा गम से भर गया था। यानी कि उन्होंने नुकसान में दिया। नहीं सर, नुकसान एक देखो पाला था ना। हाँ। तो इससे फ़ायदा लोगों को बहुत हो गया। यानी मेरे पड़ोसी जो है जो जानवर लेकर आए, हम तो खैर बहुत बड़े जानवर खरीदते हैं, और हमने तो तकरीबन जो है ना रमज़ान शरीफ के 10 दिन से बाद से जानवर खरीदना शुरू कर दिया। परचेजिंग शुरू कर दी थी आपने? अच्छा। 2 महीने तक हमारी परचेजिंग रही, 2 महीने तक, क्योंकि हमारा जानवर बहुत होता है। कितना जानवर इस वक्त कुर्बानी हुई, एक अंदाजे के मरतबा मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह 2100 जानवर, 2100 प्लस जानवर हमने ज़िबा किया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ गाय। अच्छा, सिर्फ माशाल्लाह। गाय, बकरा 3000 के करीब माशाल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह। तो ये पूरे पाकिस्तान में मतलब उन शहरों में कम होता है, किसी शहर 10, किसी 20, किसी 50, किसी 100, लेकिन मेन मरकज़ में कराची जो है ना, यहाँ तकरीबन हम समझ सकते हैं कि तकरीबन 1800 हमने जमा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी कि आपने वो जब गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपके इदारे ने गरीब लोगों में, तो वो एक उसकी तस्कीन अलग ही है माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 12 बूट्स भी हैं, कश्तियाँ भी हैं। अच्छा। तो इस मरतबा रेंजर्स ने भी हमसे मदद मांगी कश्तियों के मामले में। रेंजर्स ने हमसे मदद मांगी कि हमें कश्तियाँ दें, हमें एक जगह पर लोग फंस गए थे, हम लोग कश्तियों में ये काम कर रहे थे ना, गोश्त के अलावा खाना भी पहुँचा रहे थे ना। अच्छा। क्योंकि जब लोगों के घर बारिश हुई ना, तो बारिश में लोगों के घर में सब कुछ गीला हो गया ना, चूल्हे भी नहीं जल सकते थे, जी, खाना भी नहीं पक सकता था, अनाज गीला हो गया, मतलब अनाज डूब गया, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं। तो माशाल्लाह हम ये लोग, बात हकीकत है कि कश्तियों में रब्ता किया गया। आपके मीडिया ने सबने दिखाया है।
अब तक नहीं दिखाया है। आपके आपने सही है। नहीं दिखाया तो हमारा, क्योंकि हमने 12 कश्ती है। मैंने कहा रेंजर्स ने भी हमसे कश्ती मांगी। अच्छा तो भाई अच्छा आप, अच्छा। क्योंकि ज़रा उनको जो इतना इनको थी हमें नहीं थी, हाँ तो हम फिर वहाँ पर इनके साथ गए। सही 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 तो मतलब कहने का है कि ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी। सैलानी के पास रोज़ाना तकरीबन 1 लाख आदमी खाना पकाने की ताकत तो मौजूद है सिर्फ कराची में। हाँ हाँ तो हमने अनाउंस कर दिया था सबको पूरे कराची में कि वह हैदराबाद का दोनों में कोई भी हमें कहीं भी खाने की किल्लत है हमें बताएं, हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। हमने उस दिन तो ईद के जो है ना मतलब के दिन भी अभी काम किया खाना वाह, पकाने का। क्या बात जहाँ है। तक गोश्त का काम था वो तो किया, लेकिन खाना पका, क्योंकि ईद के दिन में तो पानी भरा होता है लोगों का। अल्लाह ताला आपको अजर दे जितना नेक काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आसान, अगर कोई खुशी हासिल करने का सबसे आसान तरीका है तो वो यही है, मुस्कुराहट से शुरू होती है ये खुशी। एक वो मदर टेरेसा का एक कॉल है कि पीस बिगिंस विद स्माइल। तो उस स्माइल के बाद जो सबसे बड़ी खुशी जो हासिल हो सकती है फ़ौरन वो यही है किसी का पेट भर दिया जाए, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी जी मेरा भांजी का मसला है। जी आप कौन बात कर रही हैं? मैं शाहीन फैज बात कर रही हूँ, नॉर्थ नाजाबाद से। ठीक है जी शाहीन साहिबा, किन का मसला है? मेरी भांजी है, उसकी उम्र 37 है। ठीक है 37-38। ठीक वो है मुसलसल बीमार है, पूरी हड्डियों में इसके दर्द है और कुछ खाती है तो उसको हजम ही नहीं होता है। ठीक है, उनका नाम बताइए। अफशीन। अफशीन है उनका नाम। शादीशुदा है, एक बच्चा है, ठीक एक है बेटा है बस उसका 5 साल का। ठीक है ठीक है। और कब से उन्हें ये मसला ये है? ओमान में जी, जिसको हो गया 5 साल हो गए। कोई चीज कोई कुछ खा ले तो फौरन पेट में तकलीफ हो जाती है और कोई चीज हजम नहीं होती है इसको। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी। ठीक है शाहीन साहिबा, आप प्रोग्राम देखिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो हज़रत बशीर फारूकी साहब को, वो हमने नोट डाउन कर लिया है। अभी वो ओमान में रहती थी, ओमान जब से में। उसके ऊपर कुछ पता नहीं असरात हैं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। अभी वो पाकिस्तान में है? अभी नहीं, अभी गई हैं, लेकिन अभी उनका फोन आया था कि बहुत तबीयत खराब है, कोई चीज हजम, जब जैसे कुछ खाती हैं तो फौरन उनको है ना पोटी हो जाती है, दर्द के साथ, पेट में दर्द, शदीद दर्द के साथ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। हम वक्फे के बाद जब वापस आएंगे ना तो तब फिर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया शाहीन साहिबा, आपने कॉल किया। आप दोस्त भी कॉल करके अपना जो मसला है वो लिखवा सकते हैं। तो एक वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो वक्फे के बीच में वो इस्तिखारा कर लेंगे हजरत, तो फिर उसके बाद आपको जवाब दे दिया जाएगा। सर एक शुक्रिया अदा करना था एल कराची का, जहाँ हमने 2100 प्लस गाय ज़िबा की। मेरा उसने जाने के तकरीबन 200 से 300 गाय के गोश्त हमारे पर लोगों ने भिजवाए। अच्छा हाँ, तो ये समझ लो हमारी 2500 तक हमारी गाय का गोश्त तकसीम हुई, समझ लो। अच्छा अच्छा 200-300 अफराद, 200-300 गाय से ज़्यादा हमारा गोश्त आया। अच्छा गोश्त उन्होंने भेजा लोगों ने, जो तो आप पूरी गाय ज़िबा करके ना आधी गाय भेज दी किसी ने पाव पूरी, किसी ने पूरी गाय भेज दी। अच्छा, और तकरीबन 70-80 गाय हम लोगों ने जिंदा भेज दी। अच्छा कि आप ये ज़िबा करें, हम उनसे 5000 रुपये लेते थे कसाई के। हाँ और फिर वो खुद आते थे, अपने साथ छुरी फेरते थे या कोई खाली बाज़ औक़ात करके आप, क्योंकि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हमारे पास तक 200-300 गाय आई माशाल्लाह सिर्फ हुज़ूर माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। अच्छा, इसमें हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और ये हज़रात खुलफा राशिदीन और हुज़ूर गौस पाक, दाता गंज बख्श, इन सारे अल्लाह के वलियों की निस्बत से। अच्छा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि अवाम जो है वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि जो गुरबा और मसाकीन हैं उनका जो हिस्सा है वो आप ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ सर उन तक पूरा पहुंचा साल देते लोग हैं। बोटी को देखने तरस जाते हैं सर। 500-600 रुपये किलो गोश्त है, आप सोचे सही बात, जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये की है वो भी गोश्त नहीं खरीद सकता। ऐसा ही है। बिजली के बिल और किरायों से बचे तो गोश्त खरीदे ना, ऐसा ही है। लो सर, क्योंकि ज़िलहज का महीना है, अगर दीनी एतबार से देखा जाए तो रमज़ान के बाद अगर किसी महीने का जिक्र होता है किस इज़्ज़त और एहतराम और रुतबे के हिसाब से, तो वो ज़ुल्हज का महीना है। आज उसका दूसरा अशरा जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा, इस महीने की अहमियत के हवाले से, क्योंकि महीना आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत ही अजीम महीना है, यानी अल्लाह ताला ने इस महीने की को बड़ी इज़्ज़त दी है और फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में इससे बढ़कर इज़्ज़त वाला महीना कोई नहीं है। रमज़ान महीनों का सरदार अगरचे है,
लेकिन इज़्ज़त वाला महीना इससे बढ़कर कोई नहीं है। और फिर आज इस इज़्ज़त वाले महीने की जो है 20वीं तारीख है और जुमेरात का जो दिन है, जुमेरात है, ये हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के निकाह का दिन है। अच्छा, तो किसी को भी मतलब यानी कि रिश्ते की ज़रूरत हो ना, रिश्ते की, तो वो जुमेरात को रोज़ा रखा करे। अच्छा, हाँ, तो जुमेरात के दिन रोज़ा रखना हमारे आका ने पूरी ज़िंदगी अपनाया, पूरी लाइफ हुजूर ने जुमेरात का रोज़ा रखा है। तो जुमेरात का दिन तो वैसे अज़मत वाला है, फिर ये ज़िलहिज्जा का महीना आ गया तो और अज़मत वाला। इस महीने के बारे में हमारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस महीने के पहले अशरे की जो इब्तदाई 10 रातें, हर रात के क़याम को शब कदर के बराबर में क्या किया। रमज़ान शरीफ में एक शब कदर आती है, फिर तलाश करनी पड़ती है, लेकिन ये शब कदर 10 की 10 गिनी हुई हैं, 1 to 10। और अल्लाह ताला ने इस महीने की कसम कुरान पाक में याद फरमाई है। तो यानी क्या इसकी खूबियाँ बयान की जाएँ, और फरमाया कि इस महीने के एक दिन का रोज़ा जो है ना वो 1 साल के रोज़े के बराबर है। वाह वाह, तो बस अल्लाह ने, तो अभी 10 दिन बाकी हैं, तो अभी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। कम अज़ कम इन 10 दिनों में 3 रोज़े रख ली जाए। हाँ क्योंकि बिल्कुल 3 रोज़े रखना ना, ये आज अतिब्बा भी कहते हैं कि महीने में कम अज़ कम 48 घंटे बंदा भूखा रहे। और वो जो अतिब्बा जो है वो सारी साइंस जो है ना वो मेरे आका के कदमों की बरकत से है। बेशक। और हमारे आका ने उम्मत को ये पैगाम दिया कि हर महीने 3 रोज़े ज़रूर रख लिया करो। इससे क्या होगा कि जो शख्स महीने में 3 रोज़े रखेगा तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि एक नेकी का सिला 10 के बराबर है। तो तुमने अगर 3 रोज़े रखे तो तुम्हें 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। अब जब तुम क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में आओगे तो तुम्हें ये कहा जाएगा कि ये वो शख्स है जिसने पूरी ज़िंदगी हर महीने का रोज़ा रखा है, यानी पूरी ज़िंदगी इसने कोई दिन छोड़ा ही नहीं है। 3 रखकर तो कम से कम 3 रोज़े तो ज़रूर रखने चाहिए। रोज़े की तो इबादत अल्लाह ताला को भी वैसे भी बड़ी पसंद है भाई, किसी बात के लिए ये नहीं कहा कि इसका अजर मैं हूँ, हाँ हाँ हाँ, सिवाय रोज़े के। बेशक बेशक ऐसा। और एक जन्नत का पूरा दरवाज़ा है जिसमें सिर्फ रोज़ेदारों को जो है ना बाबू रैयान, हाँ, उस पर सिर्फ ये कहा सिर्फ उसी को दाखिला मिलेगा जो रोज़ा रखता हो। हाँ बिल्कुल ऐसा। सर कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद उस्मान हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद उस्मान साहब हैदराबाद से बात कर रहे हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? बशीर फारूकी भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे बच्चे का मसला है, बच्चे का नाम है जैनुल आबदीन। ठीक है, क्या मसला है इनका? और असल में वो मिस भी है, बहुत करता है, अब्यूज भी बहुत करता है, कंट्रोल में नहीं रहता, समझाते भी हैं, कई दफ़ा स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो गया। लेकिन जब वो गुस्सा आता है तो वो बच्चों से लड़ना, पेरेंट्स की नाफरमानी इस तरीके से है, जिससे भी कुछ मालूमात कराते हैं। कोई कहता है असर है, कोई कहता है इस पर कुछ किया हुआ है। उम्र कितनी है इनकी? 12 साल। 12 साल। तो हज़रत ये समझ आ चुका ना मैं? ठीक है, आप शाहिद साहब, उस्मान साहब, आप ऐसा कीजिए कि बस वक्फे का इंतज़ार कीजिए। अभी हम 1-2 मिनट बाद वक्फे पे जाएंगे। वक्फे से जब वापस आएंगे तो फिर बाकी जो हमें सवालात मिले हैं उनके साथ ही हम इसका जवाब भी आप तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा सर, एक बात कहूँगा। हाँ, देखिए, जिन लोगों ने कुर्बानी में सस्ता जानवर लिया ना तो खुश ना हो, क्योंकि हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला की बारगाह में इस दिन कुर्बानी पर जितना ज़्यादा खर्च किया गया उससे बढ़कर कोई रुपया अल्लाह की बारगाह में जो है मतलब महबूब नहीं है। तो ये अलग बात है कि कोई रियाकारी के लिए करे, अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग खुश हुए कि यार हमें लाख रुपए का जाना 50,000 का मिल गया। तो ये खुश नहीं होना चाहिए, यानी कि एक आदमी के गम पर दूसरा खुश हो, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि अगर जिसने कुर्बानी पर 1 रुपया खर्च किया उसको 1 मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो ये अलग बात है, किसी ने खुदा न खास्ता रियाकारी खातिर, अपनी शोहरत की खातिर जो कुर्बानी की, तो वो उनका अलग मैटर है, वो अल्लाह और उसके दरमियान। हम किसी को रियाकार भी नहीं कह सकते सही कि भाई इतनी कुर्बानी करता है, इसकी जगह पर और कुछ कर लेता, ये तो बड़ा अपनी शोहरत करता है। तो हमें इसका इख्तियार नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बदगुमानी से मना करने का हुक्म दिया है। बेशक। और हदीस पाक में ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, आपको मुझे आपसे अच्छा गुमान करना चाहिए। ये नफ्स का बहुत बड़ा मर्ज है बदगुमानी। कुरान ने इसकी बहुत मज़म्मत फरमाई है, किसी को भी बदगुमानी से मत देखो। हाँ, अच्छा गुमान करें सबके बारे में। सही। जैसे एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर अपने इन दोस्तों के जो सवालात हैं उनका जवाब देंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को हम फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, और इस्तिखारे के हवाले से और रूहानी इलाज के हवाले से आप दोस्तों के सवालात जो हैं उनके जवाब हम अपने प्रोग्राम में दे रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे पास 3 सवालात थे, जिनमें से सबसे पहला सवाल हमें आया था फेसबुक पेज पे, जो है www.facebook.com/newscafe। मोहम्मद शाहिद साहब का इंडिया से, और इन्होंने ये कहा था कि उनको कारोबार में नुकसान हो रहा है और काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। सबसे पहले हम इनके बारे में पूछते हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब से कि इस्तिखारा में इनके बारे में क्या आया है। जनाब शाहिद साहब, मेरा इस्तिखारा जो हमने किया, इसमें किसी किस्म का कोई इशारा जो है किसी अमलियात का या बंदिश का, नज़र बद का तो नहीं है। अलबत्ता ये है कि मसले का हल आपको दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये हदीस पाक में कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। हमारी 5 में से कोई नमाज कज़ा न हो, सबसे बुनियादी अमल तो ये है। दूसरा है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुआ किया करें, या खैर राज़िकीन, ऐ सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्क देने वाला, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन। ये विर्द आप हर नमाज के बाद 11 मरतबा करके अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला जो दुआ मांगेंगे अल्लाह की रहमत से कबूल होगी। अव्वल आखिर दुआ के दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हमारे पास सवाल था, शाहीन साहिबा ने किया था जो अपनी भांजी के लिए। जी बहन, ये आपने नॉर्थ नाज़ाबाद से कॉल की है, और ये जो अफशीन है, इस्तिखारे का इशारा ये है कि इनके ऊपर अमलियात किए हुए हैं। अच्छा। और इंशाअल्लाह आज ही हम मगरिब से शाम हमारा जो एतकाफ़ होगा उसमें हम इसके अमलियात की काट करेंगे अल्लाह की अता से, सूरह फलक और सूरह नास से। अब हम पूरी दुनिया में लोगों को खतूत के ज़रिए इलाज भिजवाते हैं, तो ये अफशीन बहन को आप कह दें कि वो मतलब यानी कि हमारे इदारे में अपनी पूरी कैफियत लिख कर ख़त भेज दें, और हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जैसे ख़त के जवाबात में तावीज़ात वगैरह भिजवाते हैं, तो वो इंशाअल्लाह उनको हम भिजवा देंगे। और अगर आप चाहती हैं कि आप ख़ुद ही वो ख़त लेकर पोस्ट कर दें, तो फिर आप हमारे पास सुबह 9 से शाम 5:45 बजे तक ख़वातीन के डिपार्टमेंट में आ जाएं, और आप आज ही आ सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आज ही आपको उसका पूरा इलाज दे देंगे। फिर वो इसमें कुरान पाक की आयतें पीने के लिए होंगी, वो आयतें भी उनको पहुँच जाएंगी। बेहतर तो ये कि आप हमें एड्रेस बता दीजिए तो हमें भिजवा देंगे, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया भिजवाते हैं और हमारा भिजवाना आसान होगा। बाकी आज जैसा आपका जी चाहे। बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद हमारे तीसरे कॉलर थे मोहम्मद उस्मान साहब, जिन्होंने ज़ैनुल आबदीन के बारे में पूछा शायद। तो बच्चे के बारे में जो बात नहीं मानता और वो काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान भी है उस हवाले से। जनाब आला, मैं आपको वजीफ़ा तो दूंगा, लेकिन 2 बातें ज़रूर कहूँगा। अल्लाह ताला कुरान पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जैसे ही बच्चा 7 साल का, मेरे आका फरमाते जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का कहो, और 10 साल का हो तो मार कर नमाज पढ़ाओ। तो होता ये है कि अगर ये तरीका हर माँ बाप अपना लें, और दूसरा ये कि जब अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, यानी सबसे पहले माँ बाप कहा कि तुम्हें अपने आप को जहन्नम से बचाना है, फिर अपने अहल को। तो पता चला कि शादी से पहले बंदा कितना भी लापरवाह हो ना, शादी के बाद माँ बाप जो मियाँ भी बनते हैं ना, उनको इस जहन बना लेना चाहिए कि अब हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले अपनी ज़ात के हिसाब दे थे, अब हमारी अपनी औलाद के हिसाब दे हो जाएंगे। तो अल्लाह पहले फरमाता है तुम अपने आप को बचाओ, फिर अपनी औलाद को बचाओ। तो सबसे पहला नुस्खा तो ये है कि पूरी उम्मत के लिए और हर उम्मत के लिए, हर शख्स के लिए, कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाए। तो हदीस पाक में है कि तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो इसे नमाज का हुक्म करो, और 10 साल का हो तो मार कर नमाज पढ़ाओ। 9 साल की बच्ची हो जाए तो इसको लड़कों से जुदा कर दो, यानी बच्चों के साथ अब वो न खेले, लड़कों के साथ न खेले। उसके अब मतलब यानी कि वो दिन आ रहे हैं जिसे कहते हैं बलूगत के दिन आ रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इसका इलाज क्या है। इलाज बड़ा आसान है उस्मान साहब, अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे। जुम्मतुल मुबारका के दिन, कल जुम्मा है, नमाज जुम्मा के बाद 1001 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूद अल्लाह का नाम पढ़कर अव्वल आखिर 11 मतलब दुरूशी पढ़कर आप अपने घर में जो चीनी है, नमक है, इस पर दम कर दें। आप कर ले, आपकी बेगम कर ले,
और फिर पूरा हफ्ता ये काम ये इसी से खाने पकाएं। ठीक है, तो अब आपने कहा जुमा के नमाज के बाद, तो जुमा की नमाज तो मस्जिद में अदा की जाएगी, या मस्जिद से घर आके ये अमल किया जाए या मस्जिद में ही करके? बेगम साहिबा कर लें या खुद ये अपने जेब में वो पुड़िया रख ले चीनी और नमक की, ठीक है, और फिर वो अगर काम पर तो वहीं ऐसे जो हैदराबाद में जुमे की छुट्टी होती है आमतौर पर। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं पहुंच सकते, सरकारी इदारे में जॉब कर रहे होंगे तो वो पुड़िया रख लें अपने पास, और इसके बाद मतलब ये नहीं कि उस पर दम करके फिर जब घर में आए तो उसको मिला लें, मिक्स कर लें सब में। तो ये हफ्ते में एक बार जरूर करें। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ये जी मैं लाहौर से बोल रही हूँ, मुनव्वर नजम। ठीक है मुनव्वर साहिबा, लाहौर से आपने कॉल किया है, क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हमारे घर में एक लड़ाई झगड़ा बहुत है, बीमारी बहुत है, पेट सबके खराब है और कंधों पे दबाव है। ठीक है, और कब से है ये सब? और काफी सारा प्रदेश में बच्ची बैठी भी वो परेशान है, बेटियों के घरों में सुकून नहीं है, हर तरफ से रुकावट और बंदिश है हमारे घर में। ठीक है हुजूर, इनसे वो मिल जाएगा हमें, जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए हमें मिल गई है ना? काफ़ी है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे फिर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। रूहानी तरीक़ा इलाज और इस्तिखारा के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, और भी मुख्तलिफ पहलुओं पे रहनुमाई हम हासिल कर रहे हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब से। वक्फे से पहले हमारे साथ लाहौर से एक कॉलर मौजूद थी, मुनव्वर साहिबा। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बेटियों के घर में भी मसाइल हैं और सुकून नहीं है, तो इस हवाले से बताइए कि इनका आपने इस्तिखारा किया है तो क्या आपको जो है वो रहनुमाई नज़र आई? फ़हीम साहब, आपने जो आखिरी बात कही ना सुकून की तो मेरी बहन मुनव्वर साहिबा, मैं आपको जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन इस सुकून का जवाब दे दूँ पहले। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो बंदा अल्लाह का नाम लेता रहता है उसका दिल बाक़रार हो जाता है, बेकरार से बाहर हो जाता है। दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है, कुरान की आयत है ना। हाँ, तो बस चलते फिरते उठता बैठते बंदा पढ़ता रहे, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो। या दिन में 100 मरतबा याद है, 100 मरतबा पढ़े। जब जब गाड़ी चला रहा हो, घर में हो, बाहर हो, दस्तरखान पर हो, बिस्तर पढ़ता रहे, या अल्लाह हो या रहमान हो, मुश्किल नहीं। मुनव्वर साहिबा, बात जो है आपने जो बताई है वो बात बिल्कुल जो है यकीन ऐसा ही होगा। इशारा यही है कि आपके साथ किसी ने शैतानी अमल किया हुआ है, अल्लाह ने चाहा, उसकी रहमत चाहा तो आज ही हम इंशाल्लाह इसकी हम काट करेंगे, मगरिब से शाम में अल्लाह की रहमत से। आज जुमेरात की रात भी है, हदीस पाक में आया कि शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। हम अहले कराची जो है हर शब जुम्मा जो है हमारी सैलानी मस्जिद जो है बादराबाद में, वहाँ इशा के बाद दुआ करवाते हैं, पूरा साल हमारा मामूल होता है। तो अहले कराची तो मेरे पास आ सकते हैं, आप लोग हमारी वेबसाइट के ज़रिए दुआ में शिरकत कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपके इंशाअल्लाह ताला जो है घर के पूरे अफराद के नाम चाहूँगा कि अगर आप मुझे ख़त भेज दें तो मेरे पास नाम आ जाए, लेकिन मैं आपके नाम से आपकी औलाद की काट कर दूँगा आज इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही। वजीफ़ा ये है कि फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। फ़जर की सुन्नतें पढ़कर ये बहन जो है, और फिर इसके बाद फ़र्ज़ पढ़े, सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला बच्चियों के घरों में भी सुकून हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो ये जो कांधों पर बोझ वो भी ख़त्म हो जाएगा, घर की लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। इससे पहले उस्मान साहब को मैंने जो बताया था नुस्खा, वो भी आप ये अपनाएं। बाकी इंशाअल्लाह उम्मीद रखें कि हम हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ने हमने जो आपसे बात की है कि हम इस मसले की तोड़ करेंगे आज, तो इसमें अल्लाह में कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा ख्याल है अभी हम मज़ीद कॉल्स नहीं शामिल कर पाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप दुआ भी करें आज की, तो उससे पहले मुझे एक छोटा सा सवाल है मेरा, उसका जवाब मुझे प्लीज़ दे दीजिए। ये आपने आज 2 कॉलर्स ऐसे आए जो परेशानी में मुब्तला हैं और उनके ऊपर किसी ने शैतानी अमाल करवाए हुए हैं, अमलियात वगैरह हुए हैं उनके। ये जो इस तरह के अमलियात करवाने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं आप? उनकी तो इस्लाम में तो सज़ाए मौत है ना। सज़ाए मौत? सज़ाए मौत है कि जादू की सज़ाए मौत है ना। लेकिन ये कि ये तो कोई शख्स
किसी इस्तिखारे से या किसी आदात से ये नहीं कह सकता कि ज़ैद ने जादू करवाया। अच्छा, अगर वो कन्फर्म हो जाए, किसी दो गवाह जो चार गवाही का जो सुलह है वो अगर हो जाए, तो अगर सुल्तान इस्लाम मौजूद होगा तो यकीनन उसको सज़ाए मौत दे देगा। देखिए ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ाए मौत नहीं दी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं, लेकिन हज़रत हफ्सा ने सज़ाए मौत दे दी। इतना बड़ा जुर्म है ये, बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, ये होता क्यों है? कुल्लो ज़ी नेमतिन महसूदुन, जिसको अल्लाह कुछ देता है ना उससे लोग जलते हैं। हाँ, हसद करते हैं, हसद करते हैं, और फिर हसद करते कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो जो खबीस लोग गंदे उल्टा कुरान पढ़ते हैं और गंदगी खाते हैं, उनके पास चले जाते हैं और फिर उनसे वो शैतानी अमल करवाते हैं और घरों के घर उजाड़ देते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है सूरह बकरा में कि उनके ज़माने के लोग मियाँ बीवी को जादू के ज़रिए जुदा करते थे। ये कुरान की आयत है। सही सही। और हसद तो सारी नेकियों को, सारे अच्छे अमाल को खा जला जाता देता है, है, ख़त्म हो जाता है, जला देता है। सर, हम इंशाल्लाह ताला बाकी जो कॉलर्स हैं, बाकी जो सवालात हैं वो कल के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तो कल भी हमारे साथ 10 के बाद जो है, 10 बजे के बाद जो है हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत। सर, आज अब हमारे पास अभी कोई 3.5-4 मिनट हैं, मैं चाहता हूँ कि आप दुआ जो है वो फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए मालिक, ए बादशाह, ए करीम, ए मेहरबान, ए रहमान रहीम, तुझे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका, सारे ही नबियों का, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन का सदका, साल के सबसे बड़े इज़्ज़त वाले महीने का सदका, और आज जुमेरात का दिन है जिसके बारे में तेरे प्यारे हबीब ने बताया इस दिन दुआएं कबूल होती हैं। इस अजीम दिन का सदका इलाहुल आलमीन हमारी, हमारे माँ बाप की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हम में से जितने मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, तंग दस्तियाँ दूर फरमा, मुसीबत ज़दाएँ मुसीबत दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे साथ जितने कॉलर्स आज शामिल हुए, जितने हमारे सामीन थे, नाजरीन थे, जो हमारे साथ थे, इन सब की भी, मेरी और हमारे फ़हीम भाई की और पूरी उम्मत की जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, रंज है, गम है, अज़ियतें हैं, कर्ब है, खौफ है, डर है, हुज़न है, तंगी है, सख्ती है, कर्ज़ है, फितने हैं, सदमे, फ़क़र है, फाका है, जादू है, आसैब है, सबसे सबकी जान छुड़ा दे। इस्लाम का बोल बाला हो, मुसलमानों का बोल बाला हो, आलम इस्लाम के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों की इमदाद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।